यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो राजनीतिक रूप में अपने को स्थापित किया है वो झूठ के आडंबर पर निर्भर है, असत्य के आडंबर पर, असत्य के दिखावे पर निर्भर है। हमें उसको, उस असत्य को एक्सपोज करके लोगों के सामने सच्चाई लानी है। कोई बीजेपी के नेता का कोई बेटा धर्म की रक्षा के लिए संघर्षरत दिखा? यकीनन उनके बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं और आम आदमी के बच्चों को वो इस रूप में लगाना चाहते हैं कि आप एक महान काम कर रहे हैं कि आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जो बीजेपी वाले चलाते हैं कि धर्म खतरे में, कोई धर्म खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सियां खतरे में होती है और तभी धर्म का नाम लेते हैं। बीजेपी ने धर्म के नाम पे किया, कांग्रेस ने जाति के नाम पे किया, कांग्रेस ने क्षेत्र के नाम पे किया और देश भर में इन समीकरणों को साधना तो हर कोई अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से साधता रहा है। जब आप संगठन की और अपने लोगों की बात करते हैं, मुझे बड़ा आपके लोकसभा चुनाव का वो सीन बिल्कुल याद आता है जब आपके मंच पर खड़े होके और राजेंद्र भंडारी जी ये बात की घोषणा कर रहे थे कि ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि राजू भंडारी बीजेपी में जाने वाला है, और उन्हीं कपड़ों में राजू भंडारी अगले दिन सच में बीजेपी में चले गए। आप वहां रोक नहीं पाए। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूँ, राजेंद्र भंडारी ने दिन में तक जब ये बात कही तब उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। मैंने इसको कैलकुलेट भी किया है कि हम प्रत्येक विधानसभा में ऐसे 10,000 रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं प्रत्येक विधानसभा में। आप जो बात बता रहे हैं अपने अनुभव की, अपने अनुभव से सीखने की, उसके बाद आप 2 बार विधायक रहे अपने दोनों कार्यकालों में। क्या आपने इस दिशा में अपनी विधानसभा में कुछ कार्य किए? ये अपयश मुझे जाता है, लेकिन राजनीति में मैं उतना सीनियर नहीं था कि मैं अपने विचारों को नीतियों में बदल सकूं। जो आप बातें बोल रहे हैं, जो आप ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, वो सुनने में लुभावनी भी लग रही है, वो चार्मिंग भी लग रही है, लेकिन आप लोग 10 साल ऑलरेडी राज्य में रह चुके हैं और ये चाहे माइग्रेशन का इशू हो, चाहे राजधानी गैरसैंण का इशू हो, वो तमाम सवाल आप लोगों पर हैं। चाहे वो लगातार जंगली जानवरों के हमलों का इशू हो, समस्याएं वही हैं जो 2 दशक की समस्याएं हैं। वो बैगेज तो आप लेके चलते ही हैं कि उस 10 साल में इन समस्याओं का क्या हुआ। हम इंडस्ट्रियल रूप में 47 की स्थिति में है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में, जैसे 47 में पूरे भारतवर्ष में था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं, ऐसे हमारे पहाड़ भी हैं। तो सरकारों को ये समझना चाहिए कि हम औद्योगिक शुरुआत के रूप में अभी 47 ही है वहाँ, इसलिए हमें तो इसकी आधी अकाउंटेबिलिटी कांग्रेस पे भी जाती है। राजधानी गैरसैंण पर आपका स्टैंड क्या है? मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि राजधानी गैरसैंण के मामले में मैंने तो कई बार कहा और आज भी कहना चाहूँगा कि राजधानी गैरसैंण ही होगी। और मैंने तो यहाँ तक ऐलान किया कि इस प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देगी तो वहीं शपथ विधि होगी और वहीं से इस प्रदेश के खुशहाली के लिए, यहाँ की मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए पहली कैबिनेट बैठक वहीं होगी। आप मानते हैं कि कांग्रेस की ये भूल रही है कि राजधानी को गैरसैंण को राजधानी घोषित नहीं किया? कोठियाल जी, ये तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपसे, आप ये बताइए, गैरसैंण में राजधानी बनाने की दिशा में जो कुछ भी हुआ वो किसने किया? नहीं, दिशा में नहीं, सीधे स्टैंड क्लियर। कैसे सीधे? कि आप देखिए, जो सीधे वाली बात है ना, ये अपॉर्चुनिटी पहली सरकार के पास थी। हाँ, नहीं, ये दीक्षित आयोग का गठन हुआ था। हाँ। लेकिन गठन इसलिए हुआ था कि राजधानी के लिए जगह तलाशी जाए। हाँ। जगह तो आंदोलनकारियों के ब्लूप्रिंट से क्लियर थी कि जगह वो गैरसैंण भराड़ीसैंण ही होनी है। कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस पिछले 10 साल में रही, आप पर्सनली सेटिस्फाई हैं कि उसने विपक्ष का काम अच्छे से किया है? श्रीनगर सीट गोदियाल जी के लिए 27 में पिछले चुनाव से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगी और उसके जो कारण लोगों ने बताए, उनमें एक प्रमुख कारण ये बताया कि इस कार्यकाल में और पिछले कार्यकाल में धन सिंह रावत जी ने उस विधानसभा में काफ़ी कार्य करवाए हैं। रेलवे प्रोजेक्ट से इतना कार्य अन्य विधानसभाओं में नहीं हुआ जितना श्रीनगर विधानसभा में हुआ है। आप पर्सनली, और जगह तो आप एक पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर पूरा राज्य देखेंगे, लेकिन अपनी पर्टिकुलर सीट पर आप भी मानते हैं पहले से चुनौतियां बढ़ी हैं आपके लिए। यूकेडी के साथ प्री पोल गठबंधन के बारे में आप विचार कर सकते हैं? बीजेपी से अगर कुछ लोग वापस कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं हवा देखते हुए, और उत्तराखंड के नेताओं में तो ये ईंच और लस वींच और ढस बहुत कॉमनली देखा गया है। आपका पूरा का पूरा शिफ्ट ही हो गया था हरीश रावत जी के दौर से। वही लोग इस सरकार में भी मंत्री हैं, उनमें बोगना जी हैं, उनमें महाराज हैं, उनमें सुबोध उनियाल जी हैं। इनमें से कोई लोग अगर वापस हवा देखते हुए कांग्रेस का रुख करते हैं, बतौर अध्यक्ष मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप उनको एक्नॉलेज करेंगे?
नमस्कार, बारामासा पॉडकास्ट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ इस विशेष पॉडकास्ट में हैं कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। गोदियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बारामासा में। जी धन्यवाद। गोदियाल जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि कांग्रेस के लिए बड़े चैलेंजिंग टाइम्स चल रहे हैं, राज्य में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। ऐसे टाइम पर राज्य की कमान आपको कांग्रेस की सौंपी गई है, तो पहले तो आप प्राइमरीली मानते हैं कि चैलेंजिंग टाइम्स हैं या नहीं, और यदि मानते हैं तो सबसे बड़ी चुनौतियां राज्य में कांग्रेस पार्टी के लिए आप कैसे देखते हैं? इसको न मानने का कोई कारण मुझे प्रतीत नहीं होता है कि मैं आपके प्रश्न का जवाब इस रूप में दूं कि कोई चैलेंज नहीं है। क्यों कि हम पिछले 2 बार से यहाँ पर सत्ता में नहीं है, और तीसरा कारण कि अभी अभी जो पिछले साल लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में भी हम लोग आशा के अनुरूप जो हमें उम्मीद थी वो उम्मीद हमारी सफल नहीं हुई। तो इसको मैं स्वीकार करता हूँ कि निश्चित रूप में चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने चुनौतियों को स्वीकार किया और उन चुनौतियों के सामने सफल होने के लिए तल्लीनता से, कर्मठता से, ईमानदारी से और समर्पण के भाव से कार्य किया, वो लोग सफल भी हुए। तो हमारे सामने ऐसे बहुत से आदर्श हैं। मुझे जब आपके जैसे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, आपके जैसे अन्य भी लोग हैं कि जो मुझे इस तरह के प्रश्न करते हैं कि आपके सामने तमाम चुनौतियाँ हैं, तो मुझे उन प्रश्नों के सापेक्ष, उन प्रश्नों के साथ साथ वो तमाम लोग याद आते हैं जिन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करके और बुलंदी पर पहुँचे। तो वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए मैं मानता हूँ, लेकिन हम इन चुनौतियों से आगे निकलेंगे और इस प्रदेश में निश्चित रूप में बेहतरी का बदलाव लाएंगे। और स्टेट स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के लिए अगर स्टेट स्पेसिफिक चुनौतियों की बात करें, तो आपने कुछ आइडेंटिफाई की हैं कि सबसे पहले बतौर अध्यक्ष के रूप में आपको कांग्रेस की इन कमियों पर काम करना है। ये जो मैंने पहले प्रश्न का जवाब दिया वो राज्य के परिप्रेक्ष्य में ही दिया। मैं अपनी सीमाएं, अपने राजनीतिक कर्तव्यों की सीमाएं सिर्फ उत्तराखंड तक समझता हूँ, इसलिए मेरे उत्तरों को उसी ज्यूरिडिक्शन में समझा जाए। दूसरी बात, स्पेसिफिक आपने चुनौतियों की बात की कि स्पेसिफिक चुनौतियां, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो राजनीतिक रूप में अपने को स्थापित किया है वो झूठ के आडंबर पर निर्भर है, असत्य के आडंबर पर, असत्य के दिखावे पर निर्भर है। हमें उसको, उस असत्य को एक्सपोज करके लोगों के सामने सच्चाई लानी है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। ये जरूर है कि 10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी इस बात में सफल रही है कि उन्होंने लोगों के इस झूठ के आडंबर में सहज होने की एक आदत सी डलवा दी है, लेकिन हमें उस आदत को, लोगों को एहसास कराना है कि ये आदत डालने की कोशिश है, आपको इस आदत से बचना है। ये मेरे लिए निश्चित रूप में एक बड़ा टास्क है। आपने देखा होगा कि मैंने जिस दिन चार्ज लिया, मैंने इस बात को छेड़ने की कोशिश की और बड़े आत्मीयता के साथ, मतलब इस रूप में कि मैं अपने लोगों को सही रास्ते पर ला सकूं, इसलिए मैंने कोशिश की। मैंने उस दिन ये कहा, अमूमन लोग डरते हैं इस बात को करने में कि कोई राजनीतिक नेता और खास करके कांग्रेस का कोई नेता धर्म की बात करे, तो बड़ा डरावना प्रतीत होता है कि कहीं हमारी जुबान न फिसल जाए और कोई ऐसे शब्द न निकल जाए कि जिससे लेने के देने पड़ने वाली बात हो। लेकिन मैंने बहुत सहजता से इस बात को छेड़ा और मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो ये दिखाने का काम करती है कि हम तुम्हारे धर्म के रक्षक हैं, वास्तविक रूप में ये हमारे धर्म के रक्षक नहीं है। ये हमारे धर्म के रक्षक बनकर अपनी तजारत कर रहे हैं, अपने जायदाद बढ़ाने में लगे हैं, अपने बाल बच्चों के लिए। कोई बीजेपी के नेता का कोई बेटा धर्म की रक्षा के लिए संघर्षरत दिखा? यकीनन उनके बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं और आम आदमी के बच्चों को वो इस रूप में लगाना चाहते हैं कि आप एक महान काम कर रहे हैं, कि आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो मैं इस बात से लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ यथार्थ में कि भाई इसमें सच्चाई क्या है। और फिर मैंने ये कहा उस बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमें धर्म के नुकसान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो धर्म है, खास करके बहुमत का जो धर्म है यहाँ पर, वो सनातन धर्म है और सनातन धर्म का जो सच्चा मानने वाला होगा वो गीता पर विश्वास नहीं करेगा क्या? तो मैंने ये बात याद दिलाई कि भगवान कृष्ण ने जब हमें गीता में ये उपदेश दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य वाला जो बात मैंने कही कि भगवान ने कहा है कि जब धर्म की हानि होगी तो भाई मैं अवतार लूंगा। और हमारे अतीत में कई भगवानों ने अवतार लिए, भगवान ने कई अवतार लिए जब जब जरूरत पड़ी। तो अभी भी
ये जो बीजेपी वाले धर्म की रक्षा की बात करते हैं, ये सिर्फ अपने वोटों की तिजारत और अपने व्यापार की तिजारत की रक्षा करने के लिए बात करते हैं, और हमारा सनातन वो है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। तो मैंने इस बात को इसलिए कहा कि यथार्थ यही है, मतलब वास्तविक रूप में अर्थ यही है, सच्चाई यही है कि जो बीजेपी वाले चलाते हैं कि धर्म खतरे में, कोई धर्म खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सियां खतरे में होती है और तभी धर्म का नाम लेते हैं। अभी विनोद चमोली जी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पत्रकार भाई ने मुझे पूछा कि विनोद चमोली जी ने ये कहा हरीश रावत जी के लिए कुछ इस तरह धार्मिक रूप में अपशब्द की। ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। हम लोग उत्तराखंड के लोग बड़ी उम्मीदों के साथ, लोगों ने जिन लोगों को चुना, मैं उसमें अपने को सौभाग्यशाली नहीं मानता कि मैं कुछ 100 वोट से पीछे रह गया, लेकिन जिनको विधानसभा भेजा, इसके लिए भेजा कि विधानसभा में ये लोग उनके मतलब लोगों के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। सिर्फ ये हेकड़ी ने दिखाया कि हम जीते हुए हैं। असलियत ये होनी चाहिए कि लोगों के प्रश्न हल हों, पर इस पर नहीं है ध्यान। और ये इसलिए नहीं है कि एक दौर चला जिस दौर में ये राजनीति में धर्म को मिक्स करके एक ऐसा फार्मूला बनाया गया, ऐसी दवा बनाई गई कि जिसने भी वो दवा चखी वो एक तरफ हो गया और बीजेपी इसमें सफल होती गई। पर वो तो कांग्रेस पे भी लगते हैं कि वहाँ चलिए बीजेपी ने धर्म के नाम पे किया, कांग्रेस ने जाति के नाम पे किया, कांग्रेस ने क्षेत्र के नाम पे किया, और देश भर में इन समीकरणों को साधना तो हर कोई अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से साधता रहा है। आप ये कह सकते हैं, आपके पास कोई इसके प्रमाण होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैं कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए हूँ कि मैं सनातन का प्रखर मतलब हिमायती हूँ, और मेरा सनातन कहता है कि इयम निज परावेति गणनाम लघु चेतसाम विशाल हृदयानाम वसुधैव कुटुंबकम। मेरा सनातन ये कहता है, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इस मंत्र के बहुत नज़दीक है। हम ये कहते हैं कि सबको अपने अनुसार जीवन जीने की छूट है, सबको अपने धर्म के अनुसार जीने के साथ साथ संविधान में विश्वास रखना चाहिए, भारत में तय नियम और कायदा कानूनों पर विश्वास रखना चाहिए, और एक सच्चे नागरिक का जो कर्तव्य होता है उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। और ये जो मेरी परिभाषा है, इसमें मैं राजनीतिक दलों में सबसे करीब कांग्रेस को देखता हूँ, इसलिए मेरी निष्ठा कांग्रेस के प्रति पहले से ही रही और आज भी है। तो ये बात है कि और दलों में हम में ये फर्क है जो मुझे, अब आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया, ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस में बतेरे नेता दूसरी इस तरह की विचारधारा रखते हों जो आप कह रहे हैं, पर जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं इस तरह की संकीर्ण विचारधारा नहीं रखता, और मैं समझता हूँ कि संकीर्णता सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कहीं संकीर्णता आ गई किसी में भी, तो उस संकीर्णता का अंतिम जो स्थान होता है, जो अंतिम रिजल्ट होता है, वो सिर्फ एक व्यक्ति का आत्म केंद्रित हो जाना उसमें परिवर्तित होता है। जब संकीर्णता आती है तो पहले वो अपनी जात के लिए आएगी, पहले धर्म के लिए आएगी, फिर जाति के लिए आएगी, फिर जाति में भी बहुत से भेद हैं, उन भेदों से होते हुए भाई भाई में आ जाएगी, और आखिरी में अपने तक आ जाएगी कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो संकीर्णता के ये नुकसान होते हैं जो मुझे लगता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हम में ये संकीर्णता ना आए। ठीक है, अब ये हम स्टेट स्पेसिफिक बहुत सारे सवालों पे आएंगे, जी। लेकिन उससे पहले मैं एक टिप्पणी जो राजीव नयन बहुगुणा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड के, उन्होंने एक टिप्पणी की हुई है, वो पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा और आपसे फिर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की स्थिति एक सूखे तालाब के तलछट जैसी है जिसका पानी सूख गया तथा मेंढक इधर उधर छटपटाकर खून फाड़ रहे हैं। गणेश गोदियाल कांग्रेस के लिए लाइफ सेविंग ड्रग की तरह अंतिम उम्मीद हैं जो अवश्य असरकारक है। दूसरी ओर भाजपा स्वयं को आर्थिक और सांगठनिक रूप से अत्यंत समृद्ध कर चुकी है। कांग्रेसी सत्ता में आने पर अपनी जेब भरने में जुट जाते हैं और जनता से कट जाते हैं। तनोरंजन, मनोरंजन और धनोरंजन का उनका ध्યેय बन जाता है, जबकि भाजपाई अपने खान पान से फारिग होकर जनता के बीच बने रहते हैं। खा पीकर वो हाथ मुंह पोंछकर जनता के बीच ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ खाया ही ना हो। भ्रष्टाचार के लिए उनका समय और लिमिट निर्धारित है। कांग्रेसियों के मुंह पर भ्रष्टाचार की जूठन लगी रहती है जो दिखती है। कांग्रेस के सूख चुके तालाब को भरना एक बड़ी चुनौती है। ये उन्होंने बिल्कुल ऐसा है कि वो जिस बात के लिए जाने जाते हैं उसी भूमिका मतलब उसी स्टाइल में उन्होंने लिखा है। मैंने इतना नहीं पढ़ा था, मैंने एक चैनल में उनका एक वीडियो देखा, अच्छा, जिसके कुछ तो मैंने सुन लिया पर कुछ आपने मुझे सुना दिया, तो वो इसी बात के लिए जाने जाते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये जो बातें करी उसमें कुछ चीजें स्पेसिफिक, एक तो उन्होंने संगठन के स्तर पर ये बात कही कि एक चीज आप याद दिलाना मुझे
मैं एक एक चीज पे आ रहा हूँ। ऐसा है, वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं उनको इस रूप में ज्यादा देखता हूं कि निंदक नियरे राखी है। मतलब एक ऐसा निंदक जो आपको पथभ्रष्ट होने से बचाए, जो आप गलतियां करने जा रहे हैं उन गलतियों को करने से रोक सके, तो मैं उनको इस रूप में देखता हूं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये सब गाइडलाइन मेरे को दी। अब मेन जो इस बात का मुख्य है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि जैसे कोई तालाब सूख गया हो और उसमें कीचड़ भी मतलब ऐसा बचाओ कि सूखने की कगार पर हो, और उसमें जो जीव जंतु होते हैं वो इधर उधर भागने की कोशिश में हो। ये मेरे लिए मार्गदर्शक पंक्तियां हैं और मैं ये मानता हूं कि ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जल्दी से जल्दी इस तालाब में बारिश करवाऊं। कैसे होगी वो बारिश? तो वो ऐसा कोटियाल जी, ईमानदारी से आप बताइए जी, जब से ये परिवर्तन हुआ है, आप लोग तो आम लोगों में बैठते हैं उठते हैं, क्या आपको भाई ये तो नहीं कह सकता कि बारिश इतनी हो गई कि तालाब भरने वाला है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बिल्कुल बारिश नहीं हुई? संभावना तो जगी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मुझे उसमें जब आप संगठन की और अपने लोगों की बात करते हैं, मुझे बड़ा आपके लोकसभा चुनाव का वो सीन बिल्कुल याद आता है जब आपके मंच पर खड़े होके और राजेंद्र भंडारी जी ये बात की घोषणा कर रहे थे कि ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि राजू भंडारी बीजेपी में जाने वाला है, और उन्हीं कपड़ों में राजू भंडारी अगले दिन सच में बीजेपी में चले गए। आप वहां रोक नहीं पाए। मैं राजेंद्र भंडारी पे आता हूँ फिर। पहले मैं राजीव नयन बहुगुणा जी की बात कर रहा हूं। वो मैं संगठन की बात के लिए कह रहा था कि ऐसे लोग फिसल रहे हैं कांग्रेस से एक एक करके जी। ऐसा है कि अभी तो ऐसा नहीं है कि कोई फिसल रहा है। जो लोग बचे हैं वो लोग बारिश का इंतजार निश्चित रूप में कर रहे हैं। घनाघोर बादल भी लग गए हैं, कुछ बारिश के छींटे भी पड़ गए हैं। लोगों को ये उम्मीद, हम इस स्थिति में हैं, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस का पक्ष इस रूप में नहीं ले रहा हूँ कि बिल्कुल हम छा गए हैं, लेकिन जो सच्चाई है मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। घनाघोर बादल लग गए हैं, बारिश के छींटे पड़ने लगे हैं, और लोग ये उम्मीद बनाए बैठे हैं कि इतनी बारिश हो जाएगी कि हमारे मतलब जैसे एक बारिश के सीजन में साल भर का काम चलता है, तो इतनी बारिश हो जाएगी कि हमारा इलेक्शन जीतने तक का काम चल जाएगा। ऐसे विश्वास लोगों में होने लगा। ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं पहाड़ के इलाकों में जा रहा हूँ, वहाँ लोगों में यही बात है। मैं मैदान के इलाकों में जा रहा हूँ, मैं हरिद्वार गया, वहाँ लोगों में यही बात है। मैं देहरादून में रोज लोगों के साथ बैठता हूँ, वहाँ लोगों में यही बात है। लेकिन क्या संगठन के स्तर पर भी ये हो रहा है? लेकिन हाँ, संगठन के स्तर पर भी हो रहा है। हम संगठन के स्तर पर हमारी तमाम कमेटियां जल्दी से जल्दी बन जाएं, इसलिए इस काम में प्रयासरत हैं। हम हमारी वर्क फोर्स को एक्चुअल काम पर लगा सकें, हम इस रूप में प्रयासरत हैं। लेकिन जो आपका अगला प्रश्न है राजेंद्र भंडारी वाला, ये शंका लोगों के बीच है कि भाई उस समय ऐसा हुआ था। देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर तबके को करप्ट बनाने में लगी है, भ्रष्ट करने में लगी है, हर तबके को, डर से, लालच से, मतलब बाय हुक बाय टुक, किसी भी तरह व्यक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए जो करना पड़े वो करने में लगी रहती है। लेकिन इस परीक्षा में जिन लोगों ने पास होना था वो पास हैं, और जिन लोगों ने अनुत्तीर्ण होना था वो लोग अनुत्तीर्ण होकर जा चुके हैं। वो बात सही है आपकी कि राजेंद्र भंडारी जी उस मतलब दिन में तक ये बात कर रहे थे, रात को उन्होंने ये काम कर दिया। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूँ, राजेंद्र भंडारी ने दिन में तक जब ये बात कही तब उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मतलब वो चले गए आज, लेकिन मुझे आज भी ये यकीन है कि दिन में तक वो बात नहीं थी। बस वो उनके भाषण के बाद। ये तो भाजपा की बड़ी काबिलियत है कि वो इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन उसने कर पाया। हृदय नहीं, मुझे लगता है कि उनके मन में रहा हो पहले कि भाई ऐसा मौका मिले तो मैं कर दूं, क्योंकि ये बिना उनके मन के, जब खेत मन का तैयार है तब उसमें बीज ने मतलब पौधे का रूप लिया, बीज पड़ा और पौधे का रूप ले लिया। पर जब खेत उस लायक था, मन में रहा होगा। आपकी बात हुई उसके बाद कभी राजेंद्र भंडारी जी? उसके बाद नहीं, उसके बाद जब दूसरे दिन मैंने उनको टीवी पे देखा तो मैंने फोन किया उनको, उन्होंने फोन नहीं उठाया तब। अच्छा। उसके बाद उनकी मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन और मैं आपको सच बताऊं, मैं बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। मतलब मैं बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। मैं इसलिए विचलित नहीं हुआ कि मैं उस विचार का आदमी हूं कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मुझे अपना कर्म करना है, बाकी उस पर छोड़ दो। और मैंने जो किया मैं उसमें सफल रहा। मतलब ये लगाइए कि मुझे अगर लोकसभा चुनाव लड़ने की अपॉर्चुनिटी न मिली होती तो शायद जिस रूप में मैं आज पूरे उत्तराखंड में राजनीतिक रूप से लोगों में एक उम्मीद जगी है, उस रूप में नहीं होता।
तो मैं तो समझता हूँ कि वो भी एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया और उसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 की तुलना में मैं गढ़वाल लोकसभा से 1-1 लाख वोट ज़्यादा लाया 20 दिन 22 दिन की तैयारी में। आप जानते हैं उस परिस्थिति को, कि उस परिस्थिति में जबकि जिनको हम 5 साल से कंधों में बिठा रहे थे कि यही है हमारे लड़ने वाले दावेदार, यही हैं, यही हराएंगे, यही सब कुछ है, वो अंतिम समय में छोड़ के चले गए। तो उस परिस्थिति में मेरी अपनी सीमाएं हैं हर एक चीज़ की। मैं 2 चुनाव पीछे थोड़े थोड़े मतों से, पहला चुनाव तो जो भी हुआ, लेकिन दूसरा चुनाव में बहुत कम मतों से रह गया। और ऐसी परिस्थिति में फिर अचानक लोकसभा लड़ना पड़े, आदमी की तैयारियां ना हो, लेकिन उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं ने जो हिम्मत दिखाई, हमारे लोगों में जो विश्वास जगा, उस विश्वास के कारण आज मैं जहाँ भी हूँ वो विश्वास एक उसका आधार बना। तो आपने जो कहा कि बहुगुणा जी की जो पंक्तियाँ हैं, बहुगुणा जी के जो विचार हैं, वो मेरे लिए मार्गदर्शक पंक्तियों के समान हैं और तटस्थ भाव से लिखे गए उनके ये बात मुझे रास्ता दिखाने का काम करें। अच्छा, लोग बहुत आसानी से कांग्रेस पर इसलिए भी विश्वास नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक इतिहास रहा है, लंबा इतिहास, सत्ता में रही है कांग्रेस, केंद्र में तो बहुत ही लंबे समय तक, उत्तराखंड में भी अच्छा खासा कार्यकाल कांग्रेस ने देखा है। उन कार्यकालों में कई तरह के आरोप भी लगे हैं और उसके बाद भी आज भी विपक्ष के तौर पर जब जैसे ही आपका नाम घोषित होता है, अध्यक्ष घोषित होते हैं, उसके बाद भी पार्टी के बड़े नेताओं के कुछ कुछ बयान आते हैं जिससे ये लगता है कि अभी भी अलग अलग पावर सेंटर्स जो हैं बने हुए हैं। जैसे हरीश रावत जी कहते हैं कि कई विश्व पुरुष जो हैं वो यहाँ पार्टी में हैं। फिर हरक सिंह रावत जी का बयान आता है कि हम फूके हुए कारतूसों को इस बार मौका नहीं मिलेगा। फिर एक काउंटर बयान आता है कि कारतूस तो क्या, हम तो खोखों को भी इस्तेमाल करेंगे। तो वो टसल नज़र आती है बड़े नेताओं के बीच में। और हरक सिंह रावत जी तो वो व्यक्ति भी हैं जिनको इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का आपके साथ ही हेड बनाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। तो इतने बड़े पावर सेंटर्स से जब ये बात आती है, हालांकि भाजपा में भी ऐसा लगता है कि उनके नेताओं के कुछ बयान ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि त्रिवेंद्र जी कुछ बयान देते हैं या कोई और व्यक्ति कोई बयान देते हैं, लेकिन कांग्रेस में क्योंकि वो तो सत्ता में भी नहीं है और फिर भी सेग्रीगेटेड लगते हैं, एकजुट नहीं लगते हैं, तो नुकसान पहुंचता है। जी, मैं आपके इस पॉडकास्ट में जो कुछ कह रहा हूँ मैं यहाँ से निकला हुआ कह रहा हूँ जी। ऐसा है, हरीश रावत जी ने जो बात कही, आप उसको अगर तटस्थ भाव से देखें तो उन्होंने ये कहा कि भाई आगे कोई भी लोग जिनके मन में कोई भी किंतु परंतु है, उन्होंने उसको 20 का नाम दिया, लेकिन कोई भी डाउट है, कोई भी शिकायतें हैं, उनको हमसे कहिए, अंदर कहिए, हमसे कहे। उन्होंने कहा मेरे जेब में डाल दो, ये कहा ना उन्होंने, मतलब पार्टी के अंदर बोलो, बाहर मत बोलो। तो उसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि वो कोई, उन्होंने ऐसी बात कह दी कि जो पार्टी के खिलाफ हो, मुझे नहीं लगता ऐसा। दूसरी बात जो आपने कहा हरक सिंह रावत जी का बयान, हरक सिंह रावत जी ने ये बात कहीं नहीं कही है, ये किसी समाचार ग्रुप का क्रिएशन है। अच्छा, कहीं नहीं कही, कहीं नहीं। मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति हरक सिंह रावत जी का वो बयान मुझे लाके सुना दे कि देखो हरक सिंह जी ने बोला है, मतलब इस दौरान नहीं बोला, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले बोला हो, मैंने जानता। लेकिन जिस तरह 2 बयानों को आपस में अलग अलग संदर्भ में कही गई बातों को मिला दिया गया और उसमें मेरा भी पुट डाल दिया गया, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं कि किसी के कहने पर ये सब हो रहा है, किसी के बोलने, किसी को फेवर करने के लिए सब हो रहा है। हरक सिंह रावत जी को मैंने बात की, उन्होंने कहा भाई तुम बता दो मैंने कहाँ बोला। मैंने भी कोशिश की, कहीं नहीं मिला। फिर रावत जी का बयान मैंने देखा तो रावत जी को ये कहा गया कि हरक सिंह जी ने ऐसा बोला हुआ है। फिर उन्होंने उस पर जवाब दिया। अब आप मुझे जैसे कोई बात बोल दें कि वह फलाने ने ऐसा बोला, तो मैं आप पर विश्वास करूंगा ना कि कोटियाल जी बोल रहे हैं तो बोला होगा, तो मैं उसका जवाब दूंगा। अब वो जो बात बोली नहीं गई, आप उसको भी दिखाएंगे फलाने ने ऐसा बोला और गणेश गोदियाल ने उस पर ऐसा बोल दिया, तो ये कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश है और उसमें मेरे को भी जोड़ा है। पर आप ये मानते हैं कि अगर ये, चलिए मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप मानते हैं कि आपका जो अपोजिशन है, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है, वो इस तरह का कोई भी बात, कोई भी नैरेटिव बहुत मजबूती से जनता तक पहुंचाने में कामयाब होती है। बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखिए राजनीति बहुत बदल गई। पहले ये होता था, मेरे याददाश्त में सन 75 में एक हमारे गाँव में चुनाव हुआ, उसमें एक हमारे ताऊ जी रेवाधर बहुगुणा जी और एक घनश्याम रावत जी, ये 2 अलग अलग लोग लड़े। मेरी याददाश्त में है, प्रधान के लिए लड़े 2 लोग। वो शाम को प्रचार के लिए आए और साथ में आए,
और मेरे घर में मेरी दादी और हमारे और लोग थे, उनको कहा चाची हम 2 आदमी चुनाव लड़ना चाह और तुम तो जो भोल बोलो तय वोट दे दें। अब आप बताइए, ये भी हमने दौर देखा। और अब भारतीय जनता पार्टी की इस लंगड़ी का खेल भी देख रहे हैं हम कि हम नई लंगड़ी में फंसने वाले हैं, नहीं गिरने वाले हैं, लेकिन वो लंगड़ी बनाते बनाते अपने को मजबूत करने से ज्यादा हमको कमजोर करने में लगे रहते हैं। इनको कैसे फंसाया जाए, इनको कैसे फंसाया जाए। आपको बताऊं, मैं जिस दिन यहाँ प्रदेश का अध्यक्ष बना, मेरे पास सूचनाएं हैं कि बीजेपी ने 6 प्रोफेशनल लोग हायर कर रखे हैं कि वो मेरे खिलाफ मीम बनाए, मेरे कमियों को निकालें, उसको पहुंचाएं। तो वो मतलब ये लंगड़ी वाला काम है कि इनको लंगड़ी दो, इनको गिराओ, बजाय इसके कि वो अपने तो मजबूत हो, जिस तरह जो उनके मजबूत होने की प्रक्रिया है वो तो लगातार जारी है उनकी, लेकिन दूसरे को लंगड़ी दो। तो भाई राजनीति की, पर ये दोनों तरफ से हुआ है ना गुदियाल जी। मतलब कांग्रेस के भी आईटी सेल्स हैं, राष्ट्रीय लेवल पे हम देखते हैं कि वो एक वक्त था जब लोग कहते थे कि मोदी जी और बीजेपी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ गई। तो अगर कोई गलत परंपरा से आगे बढ़ रहा है तो दूसरा आदमी मजबूर होता है कि हम गलत ना करें, लेकिन कम से कम सही में तो इस काम को आगे बढ़ाएं। ये मजबूरी होती है। तो ये देखिए, आपने सुना होगा, मैंने मीडिया में एक बात बहुत पहले कही कि मैं चाहता हूं कि हमारा प्रदेश जो गलत परंपराओं की ओर बढ़ गया है हम उसको रोकें। हम देखिए, हम चुनाव जीते हारे, पर मैं नहीं चाहता कि इस तरह की बातें करके, इस तरह के काम करके हम चुनाव जीतें। अब मैं पिछला चुनाव उदाहरण एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मैं बहुत कम वोट से 580 वोट से मैं चुनाव हार गया। और मैं हारा किस में? मैं इसमें हारा कि मैं बाहर से वोट नहीं बनाया। हम ईमानदारी से चुनाव लड़े कि भाई हमको नहीं करना है काम, गलत काम नहीं करना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं जो मुझे ये राय देते हैं कि भाई तुम संत बन जाओ, फिर बीजेपी के सामने चुनाव लड़ना है तो तुमको ये सब करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम छोड़ो राजनीति और संत बन जाओ। तो ये चुनौतियां सामने है। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजनीति में शुचिता आए, कम से कम वो शुचिता आए जिससे कि हम अगली पीढ़ी को अच्छा ट्रांसफर कर सकें। एक सड़ा गला सिस्टम हम अगर अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करेंगे तो निश्चित है कि हमारे मानव होने पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो उसी से मेरा अगला सवाल है फिर कि इतना बड़ा रिसोर्स के मामले में भाजपा आज बहुत बहुत आगे है कांग्रेस से, संगठन के मामले में भी बहुत बहुत आगे है, उत्तराखंड में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। आप लोग ने, आपके सामने बिहार का बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है। आपने अध्यक्ष बनने के बाद ही मैं आपका एक भाषण सुन रहा था जिसमें आपने वो 10,000 रुपये वहाँ जो बांटे गए उनके बारे में आपने जिक्र भी किया, लेकिन वो बहुत सफल रहा वो स्ट्रेटजी। और बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी लोगों के अकाउंट्स में पैसे गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप ये भी देख रहे हैं कि तंत्र भी पूरी तरह से उनके साथ में है, जो एविडेंटली नजर आता है। करप्ट बना दिया गया है। तो अब आप लड़ेंगे कैसे? वो चाहे जो भी है, लेकिन वो इतने मजबूत हैं रिसोर्स के नाम पर। 10-10 हज़ार रुपए पहले निगिदा ने गाना लिखा था कभी कि हाथन हुस्की पिलाई फूलन पिलाई रम। अब तो बात बहुत आगे पहुंच गई है। अब तो 10-10 हज़ार डायरेक्टली अकाउंट्स में जा रहे हैं। 2 लाख का वादा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता। वोटर्स, हमने देखा कि SIR पर आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने तो बाकायदा कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि कितने लाख वोटर्स जो हैं वो गलत तरीके से डिलीट कर दिए गए, और कई ऐसे हैं जो 2-2 जगह हैं। उनमें उत्तराखंड के भी कुछ लोग थे जिन्होंने यहाँ भी वोट किया और बिहार में भी वोट किया और उसको पोस्ट भी किया। आप कैसे इंश्योर कर पाएंगे कि वो लोग वापस बिहार से आके यहाँ वोट नहीं करेंगे? बाकायदा दिल्ली से ट्रेन चलाई गई बिहार के लिए, सारा फ्री में वोटर्स को वहाँ पहुँचाया गया। तो इतने बड़े संसाधन के लेवल पर और तंत्र के लेवल पर जब इतनी मजबूत आपके सामने जो ताकत है, उससे आप रिसोर्स के लेवल पर कैसे लड़ेंगे? हाँ देखिए, वैसे तो आपके कई प्रश्न हो गए इसमें, तो कहाँ से शुरू करूँ? मैं शुरू इस तरह करता हूँ कि पहली बात तो यह है कि हम अपने केंद्रीय संगठन में ये बात पहुँचा रहे हैं कि जिस स्तर पर भी हो, अगर ये चुनाव आयोग के स्तर पर तो संभव नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग निश्चित रूप में बीजेपी के लिए काम कर रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये ऐसा आदेश हो कि जिसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक भारत के नागरिक को एक जगह वोट देने का अधिकार हो। नंबर 1 बात। दूसरी बात कि वो अगर वोट चेंज करना चाहता है, पर ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में तो, कानून में तो ये ऑलरेडी ये प्रोविजन है कि अगर आप एक जगह के वोटर हैं आप दूसरी जगह नहीं हो सकते। नहीं, ये तो है। कानून में कुछ खामियां हैं जिसका फायदा उठा रहे हैं लोग। कानून में ये है कि आप चाहें तो आप इधर से अपना वोट दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये करते ये हैं कि अभी यहाँ चुनाव है तो उनको यहाँ ट्रांसफर कर दो,
और अब यहाँ के बाद दूसरी जगह चुनाव है, फिर उनको वहाँ ट्रांसफर कर दो। ये इसका फायदा उठाते हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि सुप्रीम कोर्ट से ये डायरेक्शंस हो कि चुनाव एक मतलब व्यक्ति का वोट एक जगह हो और अगले 6 महीने 8 महीने जहाँ तब तक कि दूसरा चुनाव ड्यू है तब तक वो व्यक्ति दूसरी जगह वोट नहीं बना सकता। नंबर 1 बात, अगर वो 2 जगह वोट बनाता है तो उसके लिए स्वयं जवाबदेह हो और प्रचलित प्रावधानों के तहत उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो लोग डरेंगे गलत काम करने से। अभी तो उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। उसके लिए कानून स्ट्रिक्टली बनाए जाने चाहिए, इसकी आवश्यकता है। हम ऐसी कोशिश में है कि ये बात वहां तक हो और इस पे काम जारी हो, मतलब इस पे काम हो। तो एक तो आपने ये पूछा, दूसरा आपने क्या इसके रिसोर्सेज हैं, दूसरा ये है कि जिस तरह के रिसोर्सेज इस बार बिहार इलेक्शंस में हमने देखा, ये तो हम सुनते आए थे पहले से कि कोई भी विधायक प्रत्याशी या सांसद प्रत्याशी लोगों के लिए बस अरेंज करवा देता है। हालांकि वो भी इलीगल प्रैक्टिस है, लेकिन करवाते हैं प्रैक्टिकली। आप भी जानते हैं, कांग्रेस के लोग भी करते हैं, भाजपा के भी करते हैं, सब करते हैं। इस बार बाकायदा ट्रेन भी चली। इसके बारे में मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड और बिहार में आधारभूत फर्क है। हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी शैक्षणिक स्थिति और हमारे आर्थिक स्थिति भी बिहार की तुलना में मतलब तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए चूंकि हमारी शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति उससे भिन्न है, इसलिए मेरा ये मानना है कि 10,000 रुपये या 20,000 रुपये यहाँ काम करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। बहरहाल फिर भी भाई, अगर वो बोलते हैं ना कि गढ़वाल में बोलते हैं ना कि जय बाबा रिखो खाए हो लो वो काला मुड़ को देख के भी डर दे। तो चूंकि हम ऐसे भोगे हुए हैं तो हम एहतियातन हर तरह से सचेत हैं। इसलिए मैंने कहा अपने संबोधन में कि मैं मुख्यमंत्री जी से ये चाहता हूं कि वो चुनाव के टाइम ही 10,000 क्यों देने की मंशा रखते हैं। वो हर साल बहनों को दें कुछ। और मैंने वादा किया है कि जितना बीजेपी चुनाव के टाइम देगी उसमें जो बाकी रहेगा वो हम पूरा करेंगे, ये हमने कहा है। और कोठियाल जी, सच्चाई में आपने सच ये है कि मैंने तो ये कहा, जिस दिन मैंने चार्ज लिया मैंने ये कहा कि ये 10,000 देने से बेहतर है कि हम अपनी बहनों को ये अधिकार दें कि रक्षाबंधन जिस दिन आए अगला, हम अपनी बहनों को ये वचन दें कि आपके पास हम एक अधिकार दे रहे हैं कि आप अपने घर के किसी भी एक बेरोजगार भाई को, पति को, देवर को, जिसको भी चाहें, एक बेरोजगार को जिसके परिवार में कोई सरकारी सेवा में न हो, एक को रोजगार देने की गारंटी हम आपको देते हैं। ये दें, सरकार करे इस काम को। और सरकार नहीं करेगी तो मैंने तो ऐलान कर रखा है कि हम करेंगे। पर आप इतने संसाधन उत्तराखंड में कहाँ से? एक तो आपने इसमें आपके मेरे 2 सवाल बनते हैं। एक तो जितनी गवर्नमेंट जॉब्स के जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, इतना जॉब जनरेशन सरकारी सेक्टर में कैसे होगा, एक सवाल ये। दूसरा, आपने कहा कि भाजपा, आपने उस बयान में ये कहा था कि 50,000 रुपए देने चाहिए। बीजेपी अगर कुछ कम देती है, मान लेते हैं 10 ही देती है, तो बाकी के 40 आप देंगे। तो प्रदेश की इतनी महिलाओं को, एक महिला को 40,000 रुपए देने में आपने वो आंकड़ा इमेजिन करने की कोशिश की है? वो कितना रेवेन्यू बनता है और वो कैसे पॉसिबल है? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने 40,000 देने की बात की, लेकिन हमने वो एक ऑप्शन भी तो रखा है कि आप 40,000 चाहते हो या एक अपने बेरोजगार परिवार के लिए, एक भाई के लिए या अपने देवर के लिए, पति के लिए रोजगार चाहते हो। तो यकीनन वो लोग रोजगार की तरफ ज्यादा जाएंगे जिस घर में रोजगार नहीं होगा। आपने ये कहा कि पैसा कहाँ से आएगा। कोठियाल जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। हमारे उत्तराखंड के मैदानी जिले हों चाहे पहाड़ी जिले हों, अधिकांश लड़के वो बहुत भाग्यशाली हैं जिनको परमानेंट नौकरियां मिल गई हैं, 50-60 हजार तनख्वाह ले रहे हैं। बहुत रियर हैं वो लोग। लेकिन अधिकांश बच्चे, अधिकांश युवा या मेरे जैसे प्रौढ़ होते हुए लोग भी अधिकांश 15 से 18 हजार की नौकरी पे काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत बड़ी संख्या है में लोग हैं जो 8,000 और 6,000 की नौकरी भी कर रहे हैं। मैं ये जानता हूँ, ये मानता हूँ और मैंने इसको कैलकुलेट भी किया है कि हम प्रत्येक विधानसभा में ऐसे 10,000 रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। प्रत्येक विधानसभा में 10,000 के अवसर, ये रोजगार के अवसर इस रूप में पैदा होंगे। देखिए, दुनिया में ये मेरा इकोनॉमिक्स कहता है, मैं बहुत पढ़ा, इसकी पढ़ाई नहीं की मैंने, लेकिन जितना भी मेरा सामान्य ज्ञान है, दुनिया में कोई भी इकोनॉमिस्ट ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि रोजगार बिना प्रोडक्टिविटी के आ जाता है। रोजगार उत्पादकता से ही आता है। तो मेरा ये मानना है, हमारे बहुत से, मैंने पहाड़ों के हर सेक्टर में स्टडी कर रखी है। लोग बोलते हैं ना कि चुनाव हार गया, इसके पास काम नहीं है। मैं सच बताऊं, मैंने चुनाव हारने के बाद यही स्टडी की है कि कैसे हम हर विधानसभा में 10,000 के आसपास
ऐसे परिवारों को जिनमें कोई रोजगार नहीं है उनको रोजगार दे सके। और ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं कि मैं 50,000 का रोजगार दूंगा, जैसे आप 15,000 किसी विधानसभा का अगर आप उदाहरण सहित बता सकें कि इस क्षेत्र में इस तरह का संसाधन है तो ऐसा रोजगार, जैसे मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, हम एनर्जी के क्षेत्र में वहां पर कम से कम 5,000 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मैंने ऐसी स्टडी की है। हम एनर्जी के क्षेत्र में से आपका मतलब है मिनी डैम्स बनाकर या मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट बना के, सोलर प्रोजेक्ट लगा के। और हमारे पास एक कमी है, हमारे बच्चों के पास कैपिटल सीड नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें बाहर से मिल सकता है। फ्री में आजकल कोई नहीं देता, हमें उनको रिपे करना है। लेकिन सरकारों को इस प्रदेश का कर्जा बिना उत्पादकता के आज कई गुना बढ़ गया। पर वो तो लेकिन मौजूदा सरकार भी ये कहती है कि उन्होंने 1 लाख करोड़ की लैंडिंग करवाई है, इन्वेस्टमेंट तो वो भी लेके आ रहे हैं। नहीं, देखिए उनकी इन्वेस्टमेंट, मैं तो चाहूंगा कि वो श्वेत पत्र जारी करें। यहाँ 2 इन्वेस्टर सबमिट हुए, उनको श्वेत पत्र लाना चाहिए। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि जितना उन इन्वेस्टर सबमिट में जो खर्चा हुआ होगा ना प्रदेश का, 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़, उतना भी नहीं आया, उतना भी नहीं आया। ये सिर्फ वो थे क्या, शो दिखाने के, बोर्ड लगाने के। अभी मैं पहले इस बात को पूरा कर लें जो आप मुझे पूछ रहे थे। तो मैं श्रीनगर की बात, एग्जाम्पल के लिए मैं श्रीनगर की बात, आपने कहा एक तो मैंने 10,000 लोगों के लिए हर एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में, अलग अलग सेक्टर में, पावर सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, और उसके साथ साथ मतलब कुछ योजनाएं तात्कालिक हैं इसमें, ऐसी हैं कि जो तत्काल रिजल्ट दें, इकोनॉमी को तत्काल बूस्ट दें। मतलब गवर्नमेंट तो एक लिमिट तक सपोर्ट करेगी ना पैसे का, पैसा देने का, लेकिन उसके बाद आपको तत्काल रिटर्न भी चाहिए। तो कुछ तो इसमें तत्काल रिटर्न वाली हैं और कुछ लॉन्ग टाइम 3 साल 4 साल 5 साल वाली हैं। जो 4-5 साल बाद की स्कीमें हैं इस मेरे सोच में, वो सरकार के बिना सहायता के हैं कि आप इसमें से कमाइए, इसमें से कुछ बचाइए और फिर इसमें से आगे का काम करिए। माना किसी गांव में एक मिनी प्रोजेक्ट लग गया हाइड्रो पावर का, और उसमें 2 मेगावाट बिजली पैदा होती है, उससे 15 लोग लाभान्वित होते हैं। उनको 15,000 रुपये महीना मिलता है। 4 घंटे काम करना है, 15,000 मिलेगा भाई। 4 ही घंटे करना है, बाकी के 4 घंटे अपने खेतों में करना है। हम उनको उसके बाद ये प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आपका जो जमीन है बंजर पड़ गई है, उस पर आप बगीचा लगाइए, और उस बगीचे को लगाने के लिए जो पेड़ है, जो टेक्निकल नो हाउ है, वो हम सरकार आपको देगी, और उसको पालिए फिर, ताकि आपको 5 साल बाद 4 साल बाद वो बगीचा भी रिटर्न दे। तो ये आवश्यकता है उत्तराखंड की। आप ये बताइए, मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड की जितनी हमारी जमीन है, पहाड़ों में उसका 65% भूभाग जंगलों में है, जंगल है, 35% बचा है, वो भी बंजर है। तो जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं लाए कि हम इसको चलता करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम सिर्फ कृषकों के भरोसे छोड़ दें, हम सिर्फ हमारे वहाँ के नौनिहालों के भरोसे छोड़ दें कि तुम चलता करो, तो लोगों को विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? हर तरह से नुकसान है। ये गारंटी हमें देनी पड़ेगी कि आपके मिनिमम अर्निंग की गारंटी सरकार लेती है। जंगली जानवरों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। आज एक गांव ऐसा नहीं है जो गुणी बांदरों और भालुओं के आतंक से, बाघ इंसान को नुकसान करता है, मवेशियों को नुकसान करता है, भालू भी खेती को नुकसान करता है, इंसानों को नुकसान करता है, जानवरों को नुकसान करता है। बंदर तो खेती नाम की चीज़ नहीं बची है। लोगों के मन में सरकार के प्रति ये भावना बन गई है कि सरकार यहाँ के बंदर पकड़ के वहाँ छोड़ रही है, वहाँ के बंदर पकड़ के यहाँ छोड़ रही है। मैं आज वन विभाग के एक रिटायर्ड अधिकारी के पास सुबह गया था, और इस रूप में गया कि मैं कल जहाँ गया था उस त्रासदी को मैं देख के आया। तो मैं आज उनसे समय लिया, मैंने जयराज जी को मैं मिला कि आप इतने सालों तक वन विभाग में आपने बहुत ऊंचे लेवल पे सेवा की, कृपया आपके मन में कभी इस बात का भाव आया कि इसके लिए क्या किया जाए, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये महसूस किया जा रहा है कि जंगली जानवरों की संख्या में बहुत भारी वृद्धि हुई है, खास करके लेपर्ड और भालू की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। ये भी उन्होंने कारण बताया कि हमने उनके हैबिटेट्स को एनक्रोचमेंट की है, जो उनका स्वाभाविक निवास है, जो उनका स्वाभाविक रहने का इलाका है, हमने वहाँ अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया है। तो ये भी एक कारण है। लेकिन एक कारण ये भी कि उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो सरकारों को इन सब चीज़ों पे सोचना पड़ेगा गांव में। तो हम इसको सोचेंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम रोजगार देंगे और बाकी उनको उनके हवाले छोड़ देंगे। कोठियाल जी, मैंने 97 में
मेरे गांव में डेयरी का काम स्टार्ट किया। मैं उसमें फेल हुआ, मुझे इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैं फेल हुआ, लेकिन मैंने उस समय का बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ किया अपने दम पे, मतलब सरकार की कोई उसमें मदद नहीं, अपने दम पे किया। मुझे अपने इलाके से बहुत प्रेम है, पहले भी था आज भी है। मैं बम्बई से वापस आया इसलिए आया कि मुझे अपने गांव से बहुत प्रेम। तो मैंने डेयरी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए आया मेरे मन में कि मैं 92 में परिवार के साथ घर आया। तो कोटद्वार से जब GMO की बस में बैठा तो मुझे रास्ते भर बेटी के लिए दूध नहीं मिला। और मैं उस समय गोल्ड स्पॉट एक होता था कोल्ड ड्रिंक, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है, उस समय गोल्ड स्पॉट होता था। तो मैं वो जो दूध की बोतल होती है उसमें गोल्ड स्पॉट डाल के जब वो रोती थी तो उसको गोल्ड स्पॉट पिलाता था मैं। रास्ते में हम लोग गोल्ड स्पॉट पिला के ले गए उसको, दूध नहीं मिला। तो मुझे ये क्लिक हुआ 92 में कि डेयरी फार्म बनाना चाहिए यहाँ। कुदरत ने मुझे, ये कुदरत का संयोग मतलब आशीर्वाद समझिए, संयोग ऐसा था कि 95, 96, 97 में मेरे पास 2 पैसे ठीक ठाक हो गए। हम पहाड़ी आदमी हैं, तो मुझे लगा कि भाई करोड़पति टाटा बिरला ने तो हमारे बाप दादा थे ना, हमने बनना है, बस हो गया, पैसा नहीं चाहिए ज़्यादा, चलो अपने गांव चलो। तो मैं गांव आया, मैंने डेयरी फार्म बनाया। अनफॉर्चुनेटली ये इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं उसमें फेल हुआ। और उसके बाद जितने लोग मेरे पास इस राय को मांगने आए कि हम डेयरी बनाना चाहते हैं, मैंने उनको मना किया कि डेयरी मत बनाना। पर मैंने उनको ये कहा कि डेयरी इसलिए मत बनाना कि ये डेयरी का काम पहाड़ों में संगठित होकर करने का काम है, अकेले आदमी का काम नहीं है। मैंने ये महसूस किया, और चूंकि मैं फेल हुआ हूं उसमें, इसलिए मैं जानता हूं कि इसको पास कैसे करना है। और पास इसी तरह करना है कि उसको हम संगठित क्षेत्र बनाकर, माना मैं उदाहरण दूंगा, महाराष्ट्र में आर्य मिल्क स्कीम है। लेकिन मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप जो बात बता रहे हैं अपने अनुभव की, अपने अनुभव से सीखने की, उसके बाद आप 2 बार विधायक रहे अपने दोनों कार्यकालों में, क्या आपने इस दिशा में अपनी विधानसभा में कुछ कार्य किए? ये अपयश मुझे जाता है, लेकिन राजनीति में मैं उतना सीनियर नहीं था कि मैं अपने विचारों को नीतियों में बदल सकूं। अब वो वक्त आया है कि अगर परमेश्वर की कृपा से और यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से हमारी सरकार बने तो मैं अपनी नीतियों को, अपने विचारों को नीतियों में तब्दील कर सकता हूँ। आज भी अगर आप गढ़वाल मंडल में जाएंगे, आप गढ़वाल मंडल में एक वो लगाइए, किसी से लगवाइए, क्या बोलते हैं, सूचना अधिकार में RTI, हाँ, कि गढ़वाल मंडल में वर्ष 2004-05 में पावों में प्रस्तावित फूड पार्क के पत्रावली के प्रत्येक पृष्ठ की कॉपी सूचना अधिकार के तहत उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इतनी मोटी है। वो कॉन्सेप्ट ही ये था, जो मैं फेल हुआ था उसको पास करने का कॉन्सेप्ट था कि डेयरी लगाएंगे, लेकिन एक इलाके में 25 डेयरी लगाएंगे, और 25 डेयरी लगा के उनको डेयरी के लिए आवश्यक जो सपोर्ट है वो उनको दरवाजे पे देंगे और उनका माल दरवाजे से लेंगे। मैं फेल क्यों हुआ, मैं एक दिन की घटना बता रहा हूँ आपको। मेरा जो डेयरी फार्म था उसमें गायें थी, कुछ भैंसें भी थी, प्रोसेसिंग प्लांट भी था। तो हमारे गांव में क्या, मेरा मार्केट जो था वो गांव बेस्ड मार्केट था। गांव में मतलब गांव में यहाँ मतलब वहाँ से लेकर पौड़ी तक दूध देना है। तो एक बार क्या हुआ, एक दिन की घटना, फेल होने का कारण बता रहा हूँ मैं। एक बार ऐसा हुआ, भादों के महीने में सबकी भैंस भी आ जाती हैं। अब मैं दूध बेचूं, दूध कोई ले ही नहीं, तो मैंने एक दिन पनीर बना दिया। मैंने पनीर बनाया तो गाय के दूध का पनीर हल्का पीला होता है, तो वो पीलापन था उसमें। मैं पौड़ी गया वो पनीर बेचने, उन्होंने देखा, बोला भाई तो पीला है। अब उनको आदत पड़ी है ये देश से जो पनीर जाता है उसकी, वो मुझे लगता है कि पूरी तरह शुद्ध भी नहीं होता है, उसको कुछ प्रोसेस करते होंगे। और वो तो प्योर था कि विशुद्ध एकदम प्योर दूध को फाड़ के पनीर बना था, पर वो गाय का था इसलिए हल्का पीलापन था उसमें। तो भाई ये तो पीला है, ये तो नहीं लेंगे हम। तो मैं श्रीनगर आया, मैं श्रीनगर में 1-2 दुकान वालों को बोला, मैंने भाई पनीर ले लो, उन्होंने भी वही बोला कि भाई ये तो पीला है, ये पीला। आखिरी में मैं श्रीनगर रहता था तब, आखिरी में मैंने उसके टुकड़े किए और सब अपने परिचितों को बांट दिया। तो नुकसान तो हुआ ना, व्यापार के रूप में मेरा नुकसान ही हुआ, लेकिन वो जो मेरा अनुभव था वो अनुभव ऐसा है, जाया नहीं जाएगा। तो मैंने ये कहा कि संगठित होकर उस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। और आज यहीं इस देहरादून में प्योर दूध के लिए आदमी 70-80 रुपये प्रति लीटर खर्च करता है,
अगर कोई शुद्ध दूध है 70-80 रुपये तो आदमी खर्च करता ही है, वो शुद्ध मिल रहा है कि अशुद्ध मिल रहा है, पर 70-80 रुपये प्रति लीटर खर्च कर रहे हैं लोग। मैं कह रहा हूँ अगर ये शुद्ध दूध हम पैदा कर सकें तो हम इस शुद्ध दूध पर ही बहुत से लोगों का 4 घंटे के रोजगार में 15,000 एवज महीने के बहुत से अच्छा रोजगार पैदा कर सकते हैं। इसी तरह पोल्ट्री फार्मिंग है। इसी मैंने कहा ना, हमारे यहाँ कुछ नीतियों की भी आवश्यकता है। हमें जंगलों में चीड़ को हतोत्साहित करना चाहिए और ऐसे चौड़ी पत्तियों के जंगल डेवलप करनी चाहिए, मिक्स फॉरेस्ट डेवलप करनी चाहिए। पर गुदेल जी, जो आप बातें बोल रहे हैं, जो आप ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, वो सुनने में लुभावनी भी लग रही है, वो चार्मिंग भी लग रही है, लेकिन आप लोग 10 साल ऑलरेडी राज्य में रह चुके हैं और ये चाहे माइग्रेशन का इशू हो, चाहे राजधानी गैरसैंण का इशू हो, वो तमाम सवाल आप लोगों पर हैं। चाहे वो लगातार जंगली जानवरों के हमलों का इशू हो, समस्याएं वही हैं जो 2 दशक की समस्याएं हैं। तो वो बैगेज तो आप लेके चलते ही हैं कि उस 10 साल में इन समस्याओं का क्या हुआ। ये बात अलग है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपको फेवर इलेक्टोरली हो सकता है कि करे, लेकिन इश्यूज के सवाल पर आप उसका जवाब कैसे देंगे जनता को? मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी बात का सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस समय इस पोजीशन में नहीं था कि मेरे विचारों को मैं नीतियों में शामिल कर सकूँ। इसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ये कर दूंगा। माना आप कह रहे हैं चीड़ की बात है, हम विधानसभा से प्रस्ताव पास करके अगर केंद्र को भेजें कि हम ये करना चाहते हैं, तो उस चीड़ पर ही हम प्रति विधानसभा 500 लोगों का रोजगार खड़ा कर सकते हैं। मैं एक चीज़ नहीं समझ पाता हूँ कोठियाल जी, कि आरा मशीन है, पहाड़ों में नहीं लगाना है, ये नियम है। हमारी सरकार क्यों नहीं इस बात को चैलेंज करती है? हम एक पेड़ काटते हैं चीड़ का, उसमें से 50% लकड़ी वेस्ट होती है, क्योंकि हम परंपरागत हमारे तरीके हैं, पछान करो फिर चिरान करो, तो वो पछान में 50% लकड़ियाँ वेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि उस पछान और हाथ के चिरान से टहनियाँ काम नहीं आती हैं। उसमें पछान में जो साइड के निकल जाते हैं, साइड की लकड़ियाँ, वो वेस्ट हो जाती हैं। जबकि उतनी लकड़ियों में तो हम कम से कम एक पेड़ के पीछे 2 आदमी का 2 महीने का रोजगार पैदा कर सकते हैं। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि सरकारें उसमें क्यों नहीं कोशिश करती हैं। दूसरा, आपने देखा होगा, आप गए होंगे, बतेरी जगहों पर आप गए होंगे, हमें पाइन वुड के गेस्ट हाउस मिलते हैं जो आजकल के होटल वाले या रिजॉर्ट वाले बनाते हैं। पाइन वुड के कॉटेज मिलते हैं। मैंने पूछा कि ये पाइन वुड कहाँ से आया, तो मलेशियन पाइन होगा, ये बाहर से आता है, विदेश से आता है। हमारे यहाँ चीड़ इतना है, पाइन वही तो है, चीड़ पाइन है, लेकिन वो ट्रीटेड है, ये अनट्रीटेड है। ट्रीटेड और अनट्रीटेड में फ़र्क ये है कि ये अनट्रीटेड जो है ये सिकुड़ता फैलता है, गर्मी पाने से, मतलब मौसम में ठंड में सिकुड़ता है, गर्मी में फैलता है। और वो जो ट्रीटेड है वो ट्रीटेड ना सिकुड़ता है ना फैलता है, और पॉलिश्ड है, अच्छा भी है। तो सवाल ये है कि ऐसे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जो हमारे यहाँ निहित हैं, उनका वैल्यू एडिशन करने की आवश्यकता है। और वैल्यू एडिशन करने के लिए हमें सरकारों से कोशिश करनी चाहिए। हमें जनता के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए कि तुम करो, हम उस लायक नहीं है अभी। हम इंडस्ट्रियल रूप में 47 की स्थिति में है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके भी, जैसे 47 में पूरे भारतवर्ष में था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं, ऐसे हमारे पहाड़ भी हैं। तो सरकारों को ये समझना चाहिए कि हम औद्योगिक शुरुआत के रूप में अभी 47 ही है वहाँ, इसलिए हमें इसकी आधी अकाउंटेबिलिटी कांग्रेस पे भी जाती है। नहीं, आधे 10 साल देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ, नहीं, मैं उस सर को मान रहा हूँ कि मेरी बात सुनिए। उस समय ये आवश्यक नहीं था कि पहाड़ों में वो शुरुआत हो। क्यों? कि पहाड़ों से उस समय जो भी नीचे आया उसको नीचे आके सफिशिएंट रोजगार मिला। हमारे बाप दादा पहाड़ों से नीचे उतरे और वो पेंशन लेके दूसरे दिन घर गए। मेरे पिताजी खुद पेंशन होल्डर थे, आज वो नहीं है, मेरी माँ को पेंशन मिलती है। लेकिन जो भी नीचे उतरा वो नीचे से पेंशन लेके गया। लेकिन चूंकि अब नीचे की आबादी भी बहुत बढ़ गई है और नीचे वो संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं कि हमें पहाड़ों से नीचे आकर, तो हमें पहाड़ों में ही वो चीज़ करनी चाहिए। देखिए, देशों का, प्रदेशों का जीवन काल कोई 100, 50, 200 साल का नहीं होता, अनंत है। तो जहाँ पर जो चीज़ की शुरुआत करने की आवश्यकता महसूस पड़े तभी सवेरा, जब जागो तब सवेरा। तो अभी पहाड़ों में वो सवेरा जगना चाहिए, होना चाहिए वो सवेरा। उससे मैं अगले सवाल पे आता हूँ। राजधानी गैरसैंण पर आपका स्टैंड क्या है? मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि राजधानी गैरसैंण के मामले में मैंने तो कई बार कहा और आज भी कहना चाहूँगा कि राजधानी गैरसैंण ही होगी। और मैंने तो यहाँ तक ऐलान किया कि इस प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देगी तो वहीं शपथ विधि होगी और वहीं से इस प्रदेश के
खुशहाली के लिए, यहाँ की मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए पहली कैबिनेट बैठक वहीं होगी। देखिए राजधानी क्या होती है? मेरा पिछली बार आपसे मुलाकात राजधानी गैरसैंण में ही हुई थी, जब वहाँ आंदोलन चल रहा था, आप वहाँ आए थे। और मैंने उस दिन जब आपसे आपका इंटरव्यू किया था तो मैंने एक बात आपसे पूछी थी कि आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पहुँचने में 2 दशक लेट हो गया है। इससे मेरा आशा यही था कि कांग्रेस के, आप मानते हैं कि कांग्रेस की ये भूल रही है कि राजधानी को गैरसैंण को राजधानी घोषित नहीं किया? कोठियाल जी, ये तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपसे, आप ये बताइए गैरसैंण में राजधानी बनाने की दिशा में जो कुछ भी हुआ वो किसने किया? नहीं, दिशा में नहीं, सीधे स्टैंड क्लियर। कैसे सीधे? कि आप देखिए, जो सीधे वाली बात है ना, ये अपॉर्चुनिटी पहली सरकार के पास थी। हाँ, नहीं, ये दीक्षित आयोग का गठन हुआ था। हाँ। लेकिन गठन इसलिए हुआ था कि राजधानी के लिए जगह तलाशी जाए। हाँ। जगह तो आंदोलनकारियों के ब्लूप्रिंट से क्लियर थी कि जगह वो गैरसैंण भराड़ीसैंण ही होनी है। उस समिति की जगह समिति ये बननी चाहिए थी कि गैरसैंण राजधानी के निर्माण का मास्टर प्लान समिति बनाती, ये नहीं किया गया। मैं तो मानता ही नहीं कि समिति बननी चाहिए थी। मैं ये मानता हूँ पहले तो पहली सरकार ने, नहीं तो दूसरी चुनी हुई सरकार ने हिम्मत दिखानी चाहिए थी कि राजधानी गैरसैंण, और राजधानी क्या होती है मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री बैठे वहाँ, सचिव बैठे, जहाँ मुख्यमंत्री बैठा वो राजधानी है। बिल्कुल। पहले तो ये भी आवश्यकता नहीं थी कि इतने बड़े बड़े भवन हो, छोटे भवन में काम चल जाता। लेकिन वहाँ भूल हुई है, सबसे हुई है। पहली बात, जब अलग गवर्नमेंट बनी तब जो बीजेपी के नेता थे उनको देहरादून का मोह रहा होगा, और दूसरी बात, जब दोबारा चुनी हुई सरकार बनी तो उस समय तक यहाँ स्थापित राजधानी बन गई थी, और हमारे उस समय के नेता लोग ये हिम्मत नहीं कर पाए कि हमें इन भौतिक सुविधाओं को त्याग कर और वहाँ बैठना है, वो नहीं कर पाए। लेकिन आज वो भौतिक सुविधाएं जो राजधानी चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, वो न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक निर्माण वहाँ हो गया है। इसलिए कोई ऐसा कारण नहीं है कि वहां से राजधानी न चल सके। आपको लगता है कांग्रेस, आपने ये बात बहुत मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ उसको कि आपने बहुत क्लियर स्टैंड लेते हुए कहा कि मैं बिल्कुल उसके पक्ष में हूँ, पहले ही दिन से होगा। ये बतौर गणेश गोदियाल व्यक्तिगत तरीके से बात बोल रहे हैं या बतौर कांग्रेस अध्यक्ष भी कांग्रेस का स्टैंड बता रहे हैं? देखिए, मैंने आज तक इस बात को मैं बोलता आया हूँ, तो आज तक मैं इस बात को बोलता आया, तो मैं अपने स्टैंड को चेंज नहीं कर सकता। ये कांग्रेस का भी ऑफिशियल स्टैंड है। ये इस बात के लिए, चूंकि ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड बने, इसके लिए हमने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक बुला रखी है, और मेरा एक कर्तव्य बनता है कि उस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में मैं अपनी इस बात को स्वीकार करवाऊं। ठीक है। इश्यूज क्या होंगे अगले चुनाव में जब आप उतरेंगे? और मैं अब ये जो हमने इश्यूज की बात की वो हमने अच्छे इश्यूज पे आपने बोला, आपने रोजगार के इशू पे बोला, आपने पहाड़ में कैसे क्या क्या स्वरोजगार डेवलप हो सकते हैं उस पे बोला। मैं अब खांटी चुनावी इश्यूज की बात कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इशू क्या होंगे? कांग्रेस किन मुद्दों को लेके जनता के बीच? देखिए, मेरा जो मानना है वो ये है कि जिस मनसा से और जिस मतलब मन में एक सपना पाल के लोगों ने उत्तराखंड राज्य की कल्पना की, हमें ऐसी सरकार स्थापित करनी है, मैं इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाऊंगा। हमारे अन्य साथी इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। उसमें रोजगार एक प्रमुख वो है, पॉइंट है। मैं ये मानता हूं कि उत्तराखंड ने भौतिक रूप से विकास होने के लिए, मतलब विकसित होने के लिए बहुत कुछ हुआ है। ऐसा मैं नहीं कहना चाहता कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था तब से और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। जिस दिन उत्तराखंड राज्य बना, हमारे 20% राज्य में 20% गाँव में ही बिजली की व्यवस्था थी। उसके बाद राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत पूरे राष्ट्र में विद्युतीकरण का काम चला। हमारे उत्तराखंड का भी प्रत्येक गांव, मेरा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, उस एक पट्टी है चौथान, उस चौथान पट्टी के एक सिंगल गांव में 72 गांव है, 72 गांव में से एक गांव भी विद्युतीकृत नहीं था। लेकिन उस योजना के तहत 100% गांव विद्युतीकृत हुए। तो वो हुए, बीजेपी की सरकारें आई, उन्होंने भी कुछ किया होगा, ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ किया होगा। मैं ये मानता हूँ कोठियाल जी कि ये कहना कि कुछ नहीं हुआ, ये इस प्रदेश के पुरुषार्थ को नकारने के समान है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आधारभूत सुविधाओं के इतने विकसित होने के बाद हमारे पास जो सबसे बड़ी कसक है वो रोजगार की कसक है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कसक है, शिक्षा व्यवस्था की कसक है। इन 3 क्षेत्रों में रात दिन काम करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से लीडरशिप ऐसी आ गई कि इनको ये जो फील्ड में बता रहा हूँ, शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र, इसमें सिर्फ पैसे बनाने में लगे हुए। मैं तो अभी ये भी सुन रहा हूँ कि बतेरे मंत्री अपने विभागों में 8,000 और 10,000 की नौकरियों देने के लिए प्राइवेट एजेंसियों को हायर कर रही हैं कि तुम प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से लड़के नौकरी रखो, और उनसे भी पैसा ले रहे हैं।
तो ये जो क्षेत्र लोगों के डायरेक्ट कल्याण के क्षेत्र हैं, इन कल्याण के क्षेत्रों में अपने लिए पैसा बनाने का जो जरिया लोग बना रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये सब मुद्दे हैं जो हम जनता के पास लेके जाएंगे। फिर बहरहाल सरकारों को आपका भी धन्यवाद करना चाहिए कि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं और मैं ये बता रहा हूँ, और 1 साल पहले मैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि भाई आप करिए इसको। ये मुद्दे हैं जिन पे ये मुद्दे आपके अगेंस्ट वाली पार्टी जनता के बीच होंगी। अच्छा, बतौर विपक्ष कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस पिछले 10 साल में रही, आप पर्सनली सेटिस्फाई हैं कि उसने विपक्ष का काम अच्छे से किया है? निश्चित रूप में मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, लेकिन और बेहतर ढंग से करने की आवश्यकता है, और अगर हम नहीं कर पाए तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। हाँ, मैं ये बात इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि हम जितने भी लोगों के बीच जाते हैं, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, जौनसार तक, लोग जब विपक्ष की बात होती है तो कांग्रेस से पहले बेरोजगार संघ का नाम लेते हैं, बॉबी पवार का नाम लेते हैं, मोहित डिमरी, लुसुन टोडरिया जैसे युवाओं का नाम लेते हैं, स्वाभिमान मोर्चा जैसे लोगों का नाम लेते हैं कि इन्होंने ज़्यादा मजबूती से पिछले लंबे समय में मुद्दों को उठाया है। ऐसा है, वो जनता के बीच अपना स्थान बना पाए हैं, इसके लिए उन्हें बधाई है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अपना स्थान बनाया है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो परसेप्शन बन गया कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये अनफॉर्चुनेट है। लोगों को इस तरह नहीं, मैं निवेदन कांग्रेस का फेलियर भी तो है कि वो नहीं लोगों तक वो बात पहुंचा पाई। अगर ऐसा, मेरी बात सुनिए, जिस दिन गैरसैंण में जिसका आपने जिक्र किया कि उस दिन हम लोग मिले थे, उस आंदोलन में गया, वो हमारी पार्टी का आंदोलन तो नहीं था। सब लोगों ने सिविल, एक हिसाब से वो सिविल सोसाइटी का आंदोलन था, लेकिन हम गए, उसको आपका बेरोजगार संघ के कुछ लोग और यूकेडी के कुछ लोग उसको मतलब उसको अग्रणी भूमिका में थे वहाँ। गोयल जी, वही तो मेरा सवाल है कि वो आंदोलन कांग्रेस का क्यों नहीं था? नहीं, हो सकता था ना, कई बार हुआ ऐसा, कई बार हुआ हमारे, और उस आंदोलन की सफलता भी इस पर निर्भर करती है कि वहाँ हमारे लोगों की प्रेजेंस उनसे ज्यादा थी। आपने देखा, मुझे तो रोका जा रहा था कि मैं न कह पाऊँ, मैं अपने विचार न रख पाऊँ, कुछ ऐसी भी कोशिशें हो रही थी, लेकिन वहाँ हमारे लोग इतने थे कि ये मानना पड़ा सबको कि भाई नहीं, उनके भी विचार होंगे। दूसरा, मैं जहाँ भी हूँ, जिस पोजीशन में भी हूँ, उससे ज़्यादा बढ़कर मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं ये मानता हूँ। अभी उत्तराखंडी होने के पीछे एक बात, आपका प्रश्न ये भी होगा कि मूल निवास पर मेरी क्या विचार है। मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन ये राज्य बना, 9 नवंबर 2000 जिस दिन ये राज्य बना, उस दिन जो यहाँ था नागरिक के रूप में, हमको उसको मान लेना चाहिए कि वो सब यहाँ के लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। हमको अतीत के झगड़ों में नहीं जाना है। अगर हम अतीत के झगड़ों में गए तो ये बात सुलझने वाली नहीं है। मेरा ऐतराज उस पर है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से आकर अपने कागज बना लिए और हमारे संसाधनों पर काबिज हो गए, उन पर मेरा ऐतराज है। अभी आपने एक खबर बीच में देखी होगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने नकली तरीके से कागज बनाए अधिकारियों ने, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। खबर पढ़ी होगी आपने भी। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अधिकारियों ने गलत तरीके से कागज बनाए, मेरा आरोप है कि आपके नेताओं के, आपके कहने पर बनाए, आरोप है मेरा। अगर उन अधिकारियों को, वो अधिकारी तो रिटायर हो चुके हैं, क्या ये तो सांप निकल गया, लकीर पीट रहे हैं मुख्यमंत्री जी। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को पब्लिक डोमेन में कहेंगे कि वो जो अधिकारी रिटायर हो गए, हम उन पर केस दर्ज कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद कितनी जांच हुई, कितने अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ, और उसके पीछे कौन नेता थे? नेता को दंड देने का अधिकार जनता को है, लेकिन अधिकारियों को दंड देने का राइट तो मुख्यमंत्री जी के पास है। और मुख्यमंत्री जी, आपको लोग देख रहे हैं कि आप अधिकारियों को दंड दे रहे हैं, तो बताओ किस अधिकारी को आपने दंड दिया, और अगर नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि इसके पीछे आप हैं, और आपको दंड देने का अधिकार इस प्रदेश की जनता के पास है, तो लोग दंड देंगे। पर सवाल ये है कि वो जो गलत हुई हैं, वो जो गलतियां हुई हैं, अब आप बताइए कोटियाल जी, एक शाश्वत नियम है भारत का कि मूल निवास अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप से परिभाषित होता है, लेकिन ऐसे लोग जो माइग्रेट किए, माना कोई हमारा व्यक्ति दिल्ली जाके बस गया, कोई बंबई जाके बस गया, कोई चंडीगढ़, लुधियाना, पटना, इधर उधर लखनऊ जाके बस गए। एक शाश्वत नियम है कि 15 साल जिसको एक जगह पर निवास करते हो गया, वो वहाँ का स्थायी निवासी कहलाने का हकदार है। तो हम भी भारत गणराज्य के अंतर्गत एक राज्य है, तो भारत गणराज्य में प्रचलित नियमों की अनदेखी हम नहीं कर सकते हैं, हम उस अम्ब्रेला लॉ से आच्छादित हैं। तो वो जो 15 साल जिनको हो गए, उनके लिए वो नियम है, उस नियम में आए। जो मूल निवासी है वो मूल निवासी है ही,
वो हरिद्वार का भी है, उधम सिंह नगर का भी है, उत्तरकाशी का भी है, पौड़ी का, चमोली का, पिथौरागढ़, सब जगह का है, अल्मोड़ा सब जगह का है, मूल निवासी है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वहां पर है कि जो 15 साल का नियम कम करके 3 साल कर दिया गया, उसके पीछे कौन था? उसकी जांच होनी चाहिए और उनको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। यह असली प्रश्न तो यह है। मुख्यमंत्री जी मोटी मोटी बात करके मतलब पिक्चर को ब्लर करने की कोशिश कर रहे हैं, धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पिक्चर ये है कि वो कटघरे में खड़े हैं, उनकी पार्टी कटघरे में खड़ी है। इन्होंने उसको बार बार शिथिलता दे देकर और बाद में जाली फाली प्रमाण पत्र बनाकर, अभी कल परसों की 2 खबरें हैं। एक खबर है कि स्वास्थ्य विभाग में दिव्यांगों के सर्टिफिकेट बने, जो दिव्यांग नहीं थे उनके भी सर्टिफिकेट दिव्यांगों के बन गए, और शिक्षा विभाग में उनको नौकरी लग गई। स्वास्थ्य विभाग भी उसी मंत्री के पास, शिक्षा विभाग भी उसी मंत्री के पास। और उसके बाद जब ये खुलासा हो गया तो मंत्री जी का बयान छपा है कि जिन्होंने ये घपला किया है, जिन्होंने ये, उस पर कार्रवाई की जाएगी। वाह भाई, गजब नाटक है, गजब रामलीला चला रहे हैं। तो इनको जनता के सामने एक्सपोज करने की आवश्यकता है। अच्छा, वो और एक्सपोज कौन कर पाएगा? एक्सपोज वो कर पाएगा जो इनके हाथों के नीचे दबा हुआ नहीं है। आपने धन सिंह रावत जी का जिक्र किया, वो आपके डायरेक्ट ओपोनेंट हैं। पिछला चुनाव बहुत कम मार्जिन से जो है आप हारे थे, और जबकि बीजेपी की एक लहर जो कि चुनाव से पहले उतनी नहीं नजर आ रही थी लेकिन चुनाव के दौरान नजर आई। मैं पर्सनली कुछ लोगों से जब बात कर रहा था, सब लोगों ने आपके बारे में ये बताया कि आपकी लोगों के बीच में पहुंच अच्छी है, व्यक्तिगत छवि आपकी ठीक है, आप पर ऐसे कोई आरोप नहीं है अपने 2 कार्यकालों के बाद। लेकिन उसके साथ साथ बहुत लोगों ने मुझे ये बात कही कि श्रीनगर सीट गोदियाल जी के लिए 27 में पिछले चुनाव से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगी, और उसके जो कारण लोगों ने बताए उनमें एक प्रमुख कारण ये बताया कि इस कार्यकाल में और पिछले कार्यकाल में धन सिंह रावत जी ने उस विधानसभा में काफ़ी कार्य करवाए हैं। रेलवे प्रोजेक्ट से इतना कार्य अन्य विधानसभाओं में नहीं हुआ जितना श्रीनगर विधानसभा में हुआ है। आप पर्सनली, और जगह तो आप एक पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर पूरा राज्य देखेंगे, लेकिन अपनी पर्टिकुलर सीट पर आप भी मानते हैं पहले से चुनौतियां बढ़ी हैं आपके लिए, क्योंकि एक मंत्री रहते हुए एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में काफ़ी काम करवाता है जो संभवतः आपके विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे लगता है कि पिछले चुनाव की तुलना में ये चुनाव मेरे लिए काफ़ी आसान होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे पिछले चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने हमारे लोगों के वोट कटवाए, जिला प्रशासन की मदद से जिस प्रकार से नकली वोट बनवाए, हमें उस पर बहुत बारीक नज़र रखनी होगी। मैं जब भी अपने विधानसभा क्षेत्र में जाता हूं, मैं अपने कार्यकर्ताओं से बूथ वाइज इस बात को लेकर बात करता हूं कि भाई वो अपने अपने जगहों पर, अपने अपने एरिया में इस बात की फिक्र रखें, इस बात की चिंता रखें, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, मैं वो चुनाव, मुझे ऐसा लगता है, मुझे बाद में कुछ अधिकारियों ने भी बताया कि अगर मैं रिकाउंट करा देता तो फिर परिणाम कुछ और होते। लेकिन मैं उस दिन जिस रिजल्ट, जो स्टेट वाइड जो रिजल्ट आया, मैं उसकी अपेक्षा नहीं कर रहा था, और मैं जैसे डिप्रेशन हो जाता है वैसे में हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, चुनौतियों को स्वीकार करना, देखिए आसानी की जीत भी क्या जीत है। जीत हो तो ऐसी हो कि जो बिल्कुल परख के हो, तो मैं ऐसी जीत की कामना करता हूँ। देखिए कोठियाल जी, मैंने एक दिन एक उसमें कहा, एक कहीं समाचारों में कहा या किसी अपने ही चैनल पे कहा, मैंने अपना सर्वस्व उस विधानसभा क्षेत्र में लगाया, वहाँ के लोगों के हित में लगाया। मैंने वहाँ जो कुछ किया, मुझे खुशी होती है। मैं जिस इलाके से आता हूँ उसको राठ बोलते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के दौर में जो कुछ अनुभव अर्जित किए, वो तमाम अनुभव वहाँ लगाए। तो मैं अपनी भी परीक्षा है मेरी, और उस इलाके के लिए भी सोचने का विषय है कि वो इलाका मेरे कर्तव्यों को, मेरे कर्मों को, मेरे फर्जों को जो मैंने वहाँ पर जो निभाए हैं, उनको किस तरह लोग एक्नॉलेज भी करते हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ों किस तरह मूल्यांकित स्टेटस वगैरह का। तो इसलिए मैं परिणाम की चिंता किए बिना उस रण में जाऊंगा और यकीनन श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। अभी थोड़ी देर पहले जिन लोगों का मैंने जिक्र किया कि बतौर विपक्ष जिनको सड़कों पर मजबूती से लोगों ने देखा, जनता ने देखा, वो लोग अब 27 में चुनावों की भी तैयारी करेंगे। वो कितने बिखरे हुए हैं, अपने आप में कितना कुछ कर पाएंगे, कितनी सीटों पर प्रभाव डाल पाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि भाजपा के लिए वो हो ना हो, कांग्रेस के लिए वो चुनौती बनेंगे। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव उसका एक उदाहरण है। आप
कैसे देखते हैं? मैंने कई बार ये बात कही है, इस पर मैंने कई बार विचार रखे हैं और आज आपके इस प्रश्न पर भी मैं विचार रखना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमारा ये फर्ज बनता है कि हम बीजेपी के खिलाफ मतों को बिखरने न दें, और चूंकि हम सबसे बड़ी विपक्ष में राजनीतिक पार्टियां हैं, बल्कि बाकी दल एक आध सीटें किसी की होंगी, यूकेडी और बसपा की, बाकी कांग्रेस ही है। लेकिन कांग्रेस जो बड़ा होता है उसको ये विचार, उसको सबको समाहित करने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो मैं इस मत का हूँ कि हमें सबको समेटने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि ये ऐसा प्रश्न है कि जिसकी चर्चा हमारे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में होनी चाहिए, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के बीच होनी चाहिए, हमारे दिल्ली के हमारे जो नेता हैं, हमारा हाईकमान है, उनके बीच होनी चाहिए। समय आने पर बहुत जल्दी मैं पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के बीच और हमारे नेताओं के बीच इस प्रश्न को जरूर रखूंगा। मेरा ये मत है कि जो भी हमारे इस तरह के जो अपना स्थान बना पाए हैं, हम सबको एक होना चाहिए, हमें उनको समेटने के लिए बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आप ये तो मानते हैं कि इन्होंने स्थान बनाया है, क्योंकि दूसरी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, वो तो ओपनली सुपर कॉन्फिडेंस में कहते हैं कि चुनाव में आओ, औकात पता चल जाएगी। देखिए उनके शब्द उकसाने वाले हैं। वो जानते हैं कि जब वो उकसाएंगे तब तो ये चुनाव लड़ेंगे, और जब चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को नुकसान करेंगे। हम भी मानते हैं कि भाई वो बीजेपी के खिलाफ हैं, वो बीजेपी के खिलाफ है ना, तो राजनीतिक रूप से वो बीजेपी के खिलाफ हैं, हम बीजेपी के खिलाफ हैं, तो राजनीतिक रूप से हम सजातीय हो गए ना। तो जब सजातीय अलग अलग लड़ेंगे तो विरोधाभास होगा, बीजेपी वही चाहती है। तो देखिए, जिस दिन महेंद्र भट्ट जी ने ये बात कही, मैंने तत्काल उस पर रिएक्शन दिया कि महेंद्र भट्ट जी उकसाने का काम कर रहे हैं। तो महेंद्र भट्ट जी इसलिए उकसा रहे हैं कि उनको इसमें राजनीतिक सहजता महसूस हो रही है। यूकेडी के साथ प्री पोल गठबंधन के बारे में आप विचार कर सकते हैं? ये अभी बहुत जल्दी वाला प्रश्न है। ये हमारे बहुत, मैंने कहा कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, मेरा एक विचार है कि बंटने नहीं चाहिए। ये एक ब्रॉड अम्ब्रेला है। अब उसमें कैसे क्या हो, उसकी चर्चा हमारी राजनीतिक जो समिति है और हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उनके सामने बैठकर होगी। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, और एक पॉलिटिकल पार्टी में हम, कांग्रेस जैसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, हम क्षेत्रीय दल नहीं है कि जो एक आदमी बोले वो सब कुछ हो जाए। मेरा विचार है, लेकिन इस विचार में सबकी सहभागिता आवश्यक है। बीजेपी से अगर कुछ लोग वापस कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं हवा देखते हुए, और उत्तराखंड के नेताओं में तो ये ईंच और लस वींच और ढस बहुत कॉमनली देखा गया है। आपका पूरा का पूरा शिफ्ट ही हो गया था हरीश रावत जी के दौर से। वही लोग इस सरकार में भी मंत्री हैं, उनमें बोगना जी हैं, उनमें महाराज हैं, उनमें सुबोध उनियाल जी हैं। इनमें से कोई लोग अगर वापस हवा देखते हुए कांग्रेस का रुख करते हैं, बतौर अध्यक्ष मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप उनको एक्नॉलेज करेंगे? मैंने कहा कि मुझे अभी अध्यक्ष बने हुए 12 दिन हुए आज, तो 12 दिनों में मैं अपने आप ये, अभी हमारी इस बार में चर्चा नहीं हुई। एक तो शादियों का दौर है, हम लोग साथ बैठ चाहते हुए भी बैठ नहीं पाए। आप बच रहे हैं सवाल से? नहीं, मैं बच नहीं रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि वो वापस आए। मेरी अपनी इच्छा है कि जो लोग समय समय पर स्वार्थवश नहीं, मतलब विचारों में भिन्नता को महसूस करते हुए गए, और आज उनको लगता है कि विचारों में समानता हो सकती है और विचारों के आधार पर वापस आ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में जिनकी निष्ठा हो, उनके बारे में निश्चित रूप में मैं ये मेरी बात है। लेकिन जिस फिर जो आरोप कांग्रेस बीजेपी पे लगाती है वॉशिंग मशीन का, वही आप खुद ही एक वॉशिंग मशीन तैयार नहीं कर रहे हैं? नहीं, तो हम तो उनको इस रूप में तैयार करेंगे कि वो बीजेपी की वॉशिंग ढंग से करें। अभी हरक सिंह रावत जी बीजेपी से वापस आए, आप जान रहे हैं कि वो कैसे धुलाई कर रहे हैं। तो ऐसे एक दो धुरंधर और आएंगे अगर धुलाई करने के लिए, तो हमारे लिए सफाई करना बहुत मतलब आसान भी हो जाएगा ना बीजेपी का। देखिए, लेकिन इसी से जनता, जो आम जनता है ना, उनके बीच में इसीलिए अविश्वास भी पैदा होता है। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को बड़े बड़े धुरंधर छोड़ के गए, इसलिए कांग्रेस की संभावनाएं कमजोर हुई। आप अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा। दूसरी तरफ अगर वो कांग्रेस में जुड़ते हैं तो फिर आप दूसरा प्रश्न खड़ा करते हैं। नहीं, मेरा ये वाला सवाल जो था ये एथिक्स के लेवल पे था कि एथिकली तो आप दोनों वहीं खड़ी हैं। एथिक्स के लेवल पे मैंने विचार कहा ना कि जिनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के विचार में ही उनका विचार समाहित है, उनके लिए ठीक है, तो वो एथिक्स ही है। बाकी स्वार्थवश अगर कोई आना चाहे तो भाई उस पर गुण अवगुण के आधार पर फैसला किया जाएगा कि भाई सिर्फ इसलिए कि भाई यहाँ ज्यादा कंफर्ट होगा, सिर्फ इसलिए नहीं। विचारों से अगर किसी की सहमति है कि भाई हमारे पास ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी में गए, लेकिन उन्होंने ये भूल महसूस की कि हमारी वो भूल थी,
और हम अब वापस कांग्रेस के विचारों के साथ जुड़ना चाहते हैं। आज तक साथ काम कर रहे हैं, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई अलग अलग, मेरा कुल बात यह है कि अलग अलग केस के बारे में अलग अलग बातें हैं। ये अलग अलग केस का अलग अलग डिस्कस होगा, उसके बाद इस पर विचार होगा। वैसे तो मोटे तौर पर कांग्रेस के लिए वो शुभ संकेत ही होगा अगर वो लोग अप्रोच करते हैं, तो इसका मतलब है कि हवा कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में है। तो इलेक्टोरली या चुनावी तौर पर ऐसा है, जो आपने स्टार्ट में प्रश्न किया है जी कि तालाब में अगर सूखन है, सूखा हुआ है, तो उसमें बारिश कराने की संभावना जितनी बलवती होती जाएगी उतने यहाँ पर प्राणी जमा होते जाएंगे। आपने उनको किसी का नाम दिया, पर मैं वो नाम नहीं देना चाहता, पर जो भी जीवन है उसमें समाहित होता जाएगा, राजनीतिक जीवन समाहित होता जाएगा। तो हमारा पूरा प्रयास ये है कि हम जोरदार बारिश तालाब में करें, संभावना जोरदार पैदा करें। मैं इसी प्रयास में लगाऊं। चलिए, इसी नोट पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बारामासा पॉडकास्ट में आए, आपने सारे सवालों के जवाब दिए, अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। अगले पॉडकास्ट में फिर से मुलाकात होगी एक और पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए बारामासा।